हेलो बच्चों, हम होम साइंस सिलेबस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बार आप सभी को पता है कि बोर्ड ने दो बोर्ड के एग्ज़ाम्स कर दिए हैं। पहला बोर्ड का एग्ज़ाम नवंबर में होगा और दूसरा बोर्ड का एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होगा। तो हम इसीलिए फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सिलेबस और उसकी आउटलाइंस जो अगर कुछ चेंज होता है वो नहीं आया है। तो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं, जो है कार्य, आजीविका तथा जीविका। इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं पहले भी आपको शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि इस बार जो फर्स्ट बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो होगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एक एक नंबर के होंगे। अब इसमें या तो आपको वो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस और जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनता है। तो वीडियो तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, लेकिन हम एनसीईआरटी की बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेसन है बहुत लंबा लेसन है, 58 पेजेस का है और बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट लेसन को हम बुक से भी साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे, तो थोड़ी सी आपकी आदत भी हो जाएगी और एनसीईआरटी की बुक में जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी कवर हो जाएंगे। जब आप बुक को पढ़ोगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम ये वाला जो लेक्चर है हम इसको एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन जो है हमारा वो है कार्य, आजीविका तथा जीविका। तो अगर आप देखो तो मेन 3 वर्ड्स हैं, कार्य, आजीविका और जीविका। लेकिन जब आप लेसन को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें इतना सारा कुछ है, इतना सारा कुछ है कि आपको समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके अधिगम उद्देश्य या फिर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि अर्थपूर्ण कार्य, आजीविका, जीविका और स्वेच्छावृत्ति होता क्या है। अभी इन वर्ड्स को आप बस सुन लो, ज़्यादा ध्यान मत दो, जैसे जैसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता क्या होती है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, हम कैसे, इसका महत्व क्या होता है, हमारे अपने मनोवृत्ति और अधिगमों का हमारे कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम अपने मनोवृत्ति या एटीट्यूड्स में कोई चेंज लाएं तो हम किस तरह से अपनी जीविका को सुधार सकते हैं। हमारा देश तो वैसे भी परंपरागत व्यवसायों का केंद्र रहा है, तो हम कुछ परंपरागत व्यवसायों के बारे में पढ़ेंगे और इनसे महिलाओं बच्चों का जैसे जेंडर इश्यूज होते हैं, महिलाओं को नौकरी में जो परेशानियां आती हैं, समाज में जो परेशानियां आती हैं, कुछ उसको पढ़ लेंगे। और स्वस्थ कार्य परिवेश में जो हमें कार्यों की ज़रूरत होती है, एक अच्छे माहौल की, किसी भी ऑफिस में, घर में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑफिस का माहौल कैसा होना चाहिए कि हमारा जो आउटपुट है, जो हमारी उत्पादकता है वो सबसे ज़्यादा हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेसन को, और ये मैं आपको बुक से इसलिए कर रही हूँ कि जब आप बुक पढ़ो तो आपको आसानी से बुक समझ में आ जाए। वीडियो तो हम देखते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना से। कोई भी, हर व्यक्ति, अभी आप भी क्लास अटेंड कर रहे हो क्लास 12th की, तो आप कुछ सोच के ही कर रहे होगे कि आगे जाके मैं कुछ बन जाऊंगी, मैं एक नौकरी करूंगी, मैं कॉलेज में जाऊंगी, फिर मैं अपने घर वालों के ऊपर निर्भर नहीं करूंगी और मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ। तो स्वयं के लिए जीविका को तय करना ये कोई आसान काम नहीं है, और करियर के लिए बहुत सारे मार्ग खुले हुए हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है करियर, ध्यान देते जाओ इन वर्ड्स को। और दूसरी तरफ क्या है कि हमारी अपनी अपनी अभिरुचियां भी हैं, प्रतिभाएं भी हैं और पहचान भी, हमें उनको भी देखना होता है। और हर व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है, और इनको चूज़ करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। जब अपना करियर चूज़ करें, अपना फ्यूचर चूज़ करें, तो क्या क्या ध्यान में रखोगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे ही करने जा रहे हो। तो ऐसे में हमें अपनी अभिरुचि, प्रतिभाएं, हमारे जो अपने व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, इन सबको ध्यान में रखना होता है, अपनी इच्छाओं को पहचानना होता है। और इस सब के बाद, इस सब के पश्चात ही हम विकल्पों को ढूंढते हैं और तय करते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, सबसे अच्छा करियर है वो क्या होगा, जिसमें हमें सफलता भी मिले और संतोष भी। दोनों चीज़ें हैं ना, सफलता भी और संतोष भी। सब इसी तरह से अपने काम और अपने करियर को डिसाइड करते हैं। बस अभी आप ये देखना कि इन टर्म्स में फ़र्क कितना है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। ओके बेटा, आप इसको पढ़ते ही मत जाओ, आप ये देखो कि ये एक तरह से आपकी एनसीईआरटी की बुक है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, जब तक वो नहीं है आप इस लेसन को देखो, समझो, इसमें से अपने नोट्स बनाओ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लेना। वन वन पॉइंट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरह, हम आगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम वर्ड्स लेते हैं, कार्य और अर्थपूर्ण कार्य। ठीक है, कार्य क्या होता है? क्या आप अभी मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, क्या ये कार्य है? आप जब सोते हो तो क्या वो कार्य है? देखें कार्य क्या होता है।
कार्य मूलतः एक ऐसी गतिविधि है, कोई ऐसा काम है जिसे सभी मनुष्य करते हैं, और मनुष्य क्यों, जानवर भी करते हैं। और इसके द्वारा प्रत्येक संसार में एक स्थान पाता है, हम सबको एक स्थान मिलता है, हम नए संबंध बनाते हैं, अपनी प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करते हैं, और सबसे ऊपर हम जो भी काम करते हैं उसी से हमारी पहचान बनती है, और समाज के प्रति हमारी जो भी भावनाएं हैं वो विकसित होती हैं। हम अगर समाज के लिए कार्य अच्छे करते हैं तो लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करेंगे, और अगर हम अच्छे नहीं करते हैं तो हमारी जो समाज में इज्जत है वो कहते हैं हम कम होती जा रही है। तो हम अपने अपने गुणों को निखार सकते हैं, और चाहें तो हम उन्हें खराब भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी जो एक इमेज बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है, वो बेहतर हो, और हम अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकें। तो कार्य का वर्णन उन आवश्यक गतिविधियों के रूप में किया जा सकता है जिसका कोई उद्देश्य है या जिसकी कोई आवश्यकता है। अब यहीं पर आप ध्यान दो, ये है हमारी कार्य की डेफिनेशन, कि कार्य का वर्णन, इस डेफिनेशन को भी नोट कर लेना, आवश्यक गतिविधियों के रूप में किया जा सकता है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता के लिए की जाती है। अब आप मान के चलो हम लोग खाना खाते हैं, खाने का क्या बेनिफिट है, क्या खाना खाना कोई कार्य है या नहीं है? खाना क्यों खाते हो आप? आपको ताकत मिलती है, आपको पोषण मिलता है, और इस सब के द्वारा आप अपने रोज़मर्रा के कार्य कर सकते हैं। तो इसमें उद्देश्य क्या है? शरीर को पोषण देना। तो इसका मतलब कि ये कार्य हो गया। अब बताओ, जब आप सोते हो तब सोना क्या कोई कार्य हुआ? जब आप सोते हो, नींद आती है, तो इससे क्या होता है? इससे हमारी थकान उतरती है, हम अगले दिन काम करने के लिए सक्षम होते हैं, हमारे शरीर में जो एनर्जी ख़त्म हुई थी वो दोबारा से आती है, और ये भी एक कार्य है। क्यों? सोते पर अगर आप देखो तो हमारा शरीर एक कार्यरत है, हमारे शरीर में हार्ट भी काम कर रहा है, हमारे खाना जो हमने रात में खाया है उसका डाइजेशन भी हो रहा है, और इसके साथ साथ हम सांस भी ले रहे हैं, हमारा खून भी हर तरफ जा रहा है। तो सोते पे भी हम आराम नहीं कर रहे, हमारा शरीर जो है वो कुछ ना कुछ कार्य करता ही है। तो ज़्यादातर सभी इंसान कार्य करते हैं, और हर संस्कृति में अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। जैसे मान लो आपके घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है, तो ये कार्य, अगर आपके घर में कोई खिलाड़ी है, वो खेलते ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आपके घर में सभी करते हो। योगा करते हैं तो उस तरह का होता है, जिस तरह के आपके घर में खाना खाया जाता है आप भी वैसे ही खाते हो। तो हर संस्कृति के अपने कार्य होते हैं, अपने मूल्य और अपनी संकल्पनाएं होती हैं, और सभी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में हर रोज़ काम करते ही हैं। तो लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य जो बहुत सारे कारकों पर निर्भर होते हैं। अब यहाँ पर फिर से नोट करने वाली आपको चीज़ आ गई कि बहुत सारे कारक हैं। क्लियर? तो अब कार्य के जो हमारे कारक हैं, कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का काम करता है, उसके कारक क्या हैं, इनको नोट करो। सबसे पहला हो गया शिक्षा। जिस तरह से आपकी शिक्षा है, जो लोग अनपढ़ हैं, क्या आपको लगता है वो टीचर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। और अगर मान लीजिए समाज सेवा है तो उसके लिए आपकी अलग तरह की शिक्षा होती है। फिर स्वास्थ्य कैसा है, आयु और जेंडर क्या है, बच्चे अलग तरह के काम करते हैं, बुजुर्ग अलग तरह के काम करते हैं, स्त्री और पुरुष, इस पे भी उनकी कार्य क्षमता, उनके इंटरेस्ट, इसका फर्क पड़ता है। फिर 3 और 4 हम दोनों इसे मान लेते हैं। फिर अवसर की सुलभता, ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। अपने नोट्स में इन सबको ऐड करना, डेफिनेशंस भी और इसको भी। अब अवसर की सुलभता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े आराम से अवसर मिल जाते हैं। मान लो मेरे पापा जो हैं वो नेता हैं, तो मेरे को भी आसानी से अवसर मिल गया, मैं भी नेता बन गया। लेकिन अगर मेरे पापा नेता नहीं है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब मैं जाकर कहीं बनूंगा। तो अवसर जिसको जितने मिलते हैं उसका कार्य उस तरह का होता है। फिर वैश्वीकरण, वैश्वीकरण से हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो व्यापार है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। और पहले जब आपके पेरेंट्स होंगे, बाबा दादी होंगे, उनको आप सोचो कोका कोला और पेप्सी ये सब थोड़ी मिलता था। लेकिन वैश्वीकरण से पूरी दुनिया का सामान हमारे पास आता है, और हमारे पास पूरी दुनिया की जो संस्कृति है उससे हम एक्सपोज्ड हैं, हमें पता चलता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। और भौगोलिक स्थिति, कि हमारा देश कहाँ पर है, किस तरह की हमारी ज़रूरतें हैं, ये सब कुछ काउंट होता है। तो 5वें के बाद छठा हो गया वैश्वीकरण, 7वां हो गया भौगोलिक स्थिति, 8वां हो गया वित्तीय लाभ। अगर आपको 2 नौकरियां मिल रही हों, ठीक है, आप कौन सी नौकरी लोगे जिसमें कम पैसे हैं, ज़्यादा? ज़्यादा पैसे वाली ना। तो जब ज़्यादा पैसे वाली नौकरी लोगे तो जो काम वहाँ पर होगा आप वो करोगे। तो ये है वित्तीय लाभ। फिर 7th,
पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर कहीं पर डांसर्स हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट होगा आर्ट की तरफ। अगर कहीं पर कोई डॉक्टर है तो उसके बच्चे जो हैं, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर होते हैं। कहीं पे पूजा पाठ और कोई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तो बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। तो ये आपके सारे 8-9 पॉइंट्स जो हैं, ये सब कारक हैं आपके पास, ये सारे कॉपी में होने चाहिए। ये 8 कारक, इससे रिलेटेड कुछ भी आपके पास आ सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति जो है इतना धन अर्जित करने के लिए कार्य करता है जिससे उसके परिवार का खर्च चल सके, आराम और मनोरंजन, खेल, खाली समय की व्यवस्था हो सके, परिवार में हर व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी हो सकें, और इसी के साथ साथ उसका समाज में एक स्वाभिमान हो, उसकी जो पहचान है उसको विकसित करने के लिए। और हम कार्य से जो है अनेक रूपों से हमें योगदान देता है। हम खुद को विकसित करते हैं, कुशल बनाने की कोशिश करते हैं, और जितने हम विकसित होते हैं और कुशलता हमारी बढ़ती जाती है, उतना जो है वित्तीय लाभ भी होता है और आपकी पहचान भी बढ़ती चली जाती है। हम बेहतर निर्माण करते हैं, और अगर हम अपने आप को सुधारते हैं तो हर संस्थान, हमारे देश, सबके लिए ये योगदान होता है। और जिस कंपनी में हम काम करें, अगर हम खुद अच्छे हैं तो हम वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारा काम जो है वो हमारे आसपास का जो परिवेश है, जो हमारे आसपास का माहौल है, उस सब पे असर डालता है। अगर आप अपने घर को भी अच्छे से चलाओ तो कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, आपका जीवन स्तर बढ़ सकता है। ऐसा ही देश के साथ है। अब किसी ने बिल्कुल सही कहा है, कार्य वो तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेहक का काम करता है। जैसे अगर कोई मशीन बंद हो जाए तो हम तेल डालते हैं ना, ऐसे ही अगर हमारे समाज में कोई भी समस्या आए तो वो किससे दूर होती है? कार्य से। देश में कोई समस्या आए, सरकार काम करेगी, सरकार हमसे काम कराएगी। अभी देखो पैंडेमिक में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन हम कार्य ही कर रहे हैं ना। हम अलग अलग तरीके निकालते हैं, अलग तरीके से कार्य करते हैं और समाज को चलाते हैं। ये जो है केवल मनुष्य नहीं, प्रकृति के सभी जीव एक दूसरे इसके कार्य करते हैं और एक दूसरे के जीवन चक्र में अपना योगदान देते हैं। वास्तव में यह मनुष्य की प्रकृति है कि वो सामाजिक कार्य करता है और वो समाज में रहता है, और समाज के जो सुख दुख हैं वो एक दूसरे के साथ बांटता है। और कार्य जो कई तरह के होते हैं, सारे कार्य पैसे कमाने के लिए नहीं होते, हर कार्य आजीविका के लिए नहीं होता। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो आनंद, बौद्धिक प्रोत्साहन, समाज के योगदान के लिए होते हैं। जैसे मान लो स्कूल के बाद आप बैडमिंटन खेलते हो तो ये आपके आनंद के लिए है। या कई बार आपने देखा हो 50 साल का हो गया कोई व्यक्ति और उसे मन करा कि मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, वो सिर्फ अपने बौद्धिक प्रोत्साहन के लिए कर रहा है, उससे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। या समाज की सेवा करना, कितने लोग, अभी आपने देखा होगा पैंडेमिक में लोगों को खाना खिलाते थे, जो किसी को ज़रूरत हो गई दवाइयों की तो वो पहुंचाते थे, पता करते थे कि कहाँ पर दवाइयाँ हैं, बेड मिल रहा है। तो ये सब समाज सेवा है और इसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें अपनी संतुष्टि मिलती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है आपकी मम्मियाँ या गृहिणियाँ। इनको कार्य के लिए कोई पैसा नहीं मिलता, वो कार्य सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि वो अपने परिवार की और समाज को और दुनिया में अपना योगदान दे सकें, उनके परिवार खुश रहे। वो इसे अपना कर्तव्य मान के चलते हैं, चाहे इसमें पैसे ना मिले। तो कार्य जो है हमेशा पैसे के लिए नहीं किया जाता, संतुष्टि के लिए, लोगों की सेवा के लिए भी किया जा सकता है। तो मेनली हम कार्यों को इन रूपों में देखते हैं। इसको आप देख लो, नौकरी हो सकती है जिससे हम आजीविका को कमाते हैं। ये कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें हमारा कर्तव्य हो, या फिर आजीविका हमारी सुरक्षा का माध्यम होती है। अगर हमें नौकरी है तो हमें दिमाग में सुरक्षा रहती है कि हमें आगे कोई तकलीफ नहीं होगी, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे धर्म के कार्य हैं, हम अपने प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं या उसकी गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं। आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं। आनंद या मानसिक संतुष्टि हमें किसी कार्य से मिलती है, किसी की मदद करके मिलती है, और अपने जीवन को उपार्जित करना चाहते हैं। और जो हमारा स्वाभिमान है, हमारी गरिमा है, उसको बढ़ाता है। पद, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। जैसे आप देखो अपनी क्लास में आपकी मैम ने किसी को मॉनिटर बनाया होगा, वो अपनी शक्ति के हिसाब से काम करता है। आपके टीचर्स अपनी तरह से काम करते हैं। टीचर्स जो हैं वो प्रिंसिपल के नीचे काम कर रहा है, तो जो प्रिंसिपल कहते हैं वो टीचर्स करते हैं। तो हर जने की अपनी पद है और उस पद के हिसाब से उसे शक्ति प्रदान होती है और उसी के हिसाब से कार्य होते हैं। एक लाभप्रद अनुभव है और मानसिक और भौतिक कारण से भी सफलता मिलती है। फिर स्व-विकास और स्व-कार्यान्वयन, मतलब अपने विकास के लिए कार्य करना, जो हमारी अपनी इच्छा है उसके लिए कार्य करना। क्लियर है? अब हर कार्य अर्थपूर्ण कार्य नहीं होता, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है। अर्थपूर्ण कार्य जो है वो समाज तथा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होता,
ये समाज के अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से जो कर रहा है उसे सिर्फ सुख मिलता है, ये नहीं वो पैसे कमा रहा है वहाँ से उसे काम करके अच्छा लगता है कि उसने औरों की मदद करी। तो हर व्यक्ति अपने कौशल के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार लोगों की मदद कर सकता है। बल्कि असली बात तो ये है कि अगर हर व्यक्ति दूसरे की मदद करना चाहे और जो उसकी समस्या है अपनी क्षमता के अनुसार उसको पूरा करना चाहे, तो हमारा जो समाज है और हमारे समाज के विकास को बहुत लाभ मिलेगा। और जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण अथवा सफल होता है, तो व्यक्ति अपना योगदान विकास में भी देता है, समाज में भी देता है, और इसके लिए वो और लोगों को भी जागरूक बनाता है और आगे कार्य करने की भी उसकी क्षमता बढ़ जाती है। कार्य स्वयं के जीवन की व्यापक रूप से समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए योगदान के अवसर उपलब्ध करवाता है कि हम कहाँ पर समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह है अर्थपूर्ण कार्य। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ गया। किसी कार्य में कार्यरत व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत गुण, प्रतिभा और अभिरुचि, योग्यता, कौशल, ये सबसे जो काम उसको इन सब चीज़ों में सबसे अच्छा लगे उसे वही करना चाहिए। क्या क्या? जो उसके अपने गुणों के साथ जाता हो। मान लो अगर मुझे पढ़ाना आता है तो और मेरे में उसकी प्रतिभा है, यही मेरा गुण है, तो सबसे अच्छा है कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है मैं उनको पढ़ाऊँ। जो मेरे इंटरेस्ट हैं, जो मेरे में योग्यता और कौशल हैं, उसके अनुसार अपना कार्य करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से ये जीवन भर की जीविका का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर हम अपनी टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो इसी में हम अपनी जीविका भी कमा सकते हैं और हमें संतुष्टि भी मिलती है। और अगर हम अपनी जीविका ऐसे कमाएं जो हमारे इंटरेस्ट का हो, तो हम व्यक्ति का उत्साह बुढ़ापे तक बना रहता है। उसके लिए वो कार्य जो है बंधन नहीं बनता कभी, और जीवन रूपी सही रूप से उसे अपनी क्षमताओं और आकांक्षाओं का अगर पता है तो अपनी चॉइस के अनुसार जो उसको अच्छा लगता है उसी में अपना करियर बना पाता है। और सबसे अच्छा कार्य यही है कि हम ऐसी फील्ड को आगे बनाएं जिसमें हमारा अपना इंटरेस्ट हो। तो जब हम कोई भी व्यवसाय या करियर चूज करें तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो इंटरेस्ट हैं, प्रतिभाएं, विशेषताएं हैं, वो क्या हैं, उसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी, क्या हम उन्हें पूरा कर सकते हैं या नहीं, क्या ये उपयोगी होगा भी मेरे लिए या नहीं, इसमें नौकरी मिलेगी और ऐसी में मैं क्या समाज के लिए कोई योगदान कर पाऊंगा वहाँ का। जब आप नौकरी ज्वाइन करते हो, मान लो कभी कभी आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा मिले, लेकिन पता चला कि वहाँ पर 6 महीने में ही निकाल देते हैं, वहाँ बहुत तंग करते हैं, सारे दिन काम कराते हैं, तो आप कहोगे 1,000 कम में काम कर लेता हूँ, पर काम वहाँ करूँगा जहाँ माहौल अच्छा हो। तो ये है कार्यस्थल का वातावरण। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीविका का उपार्जन करते हैं, और निश्चित रूप से इतना पैसा आ जाए कि घर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। और ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर जो धन है वो इन्हीं कार्यों के लिए यूज़ होता है जो हमारे घर की ज़रूरतों को पूरा करें। और ये जो परंपरागत कार्य हैं इन्हें हम कहते हैं नौकरी। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर हमारे दो शब्द आएंगे। पहला आएगा नौकरी और दूसरा आएगा करियर। इन दोनों में क्या फर्क है? नौकरी को हम कहेंगे आजीविका, ठीक है, और करियर को हम कहते हैं जीविका। ऐसा क्यों? आजीविका का मतलब ये हम अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, जो हमसे कहा जाएगा नौकरी में हम वही करेंगे। लेकिन जब हम वही नौकरी अपने पसंद से करते हैं, हम अपने आप को उस फील्ड में डेवलप करते हैं ताकि हमारा कौशल बढ़े, और हमारा कौशल बढ़ेगा, हमारी पहचान समाज में अच्छी होगी और हमें ये कार्य ज़बरदस्ती नहीं लगेगा, तो ये होता है जीविका, इसे हम कहते हैं करियर। क्लियर है? ये वर्ड ज़रूर ध्यान में रखना, यही बेसिकली इस पूरे लेसन में है। तो अधिकांश लोग अपने नौकरी करते हैं, लेकिन जब आदमी जो है अपनी जीविका के लिए अपने कार्य को करता है और नौकरी से हटकर कुछ अलग कार्य करता है, तो इसे हम करियर कहते हैं। इसलिए करियर सिर्फ एक नौकरी से कुछ अधिक है। कोई भी ये कहकर नौकरी और जीविका का अंतर समझ सकता है कि नौकरी उसे नियमित कार्य करना है, लेकिन करियर जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा और आगे बढ़ने के लिए विकसित खुद को करना और चुने हुए कार्य में स्वयं को प्रमाणित करने की इच्छा हो। मतलब मैं अपनी इच्छा से आगे बढ़ना चाहूँ, उस कंपनी में अपने काम को इनिशिएटिव लेके अपनी इच्छा से आगे बढ़ना चाहूँ, तो ये होता है करियर। जो भी अगर आपके इंटरेस्ट की नौकरी होगी उसमें आप ज़रूर अपना करियर बना लोगे।
ओके। तो गत वर्षों में हम जब बात करते हैं तो हम करियर की करते हैं, नौकरी की नहीं करते। और यहाँ ध्यान रखना बेटा, ये कैरियर नहीं है, कैरियर नहीं बोलोगे आप, करियर है। तो अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मेरा एक करियर हो और मैं अपनी इच्छा से नए कौशल सीखूं, जिस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट है मैं उसमें करूं। कितनी बार आपने देखा होगा, लोग 50-50 साल में, 60 साल में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, उसे छोड़ देते हैं। कोई किताब लिखने चला जाता है, कोई पिक्चर बना लेता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो नौकरी समझ में नहीं आई और वो उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज की जो शिक्षा है वो युवावस्था में और व्यस्तता में हमें ये सोच के करनी चाहिए कि नौकरी और करियर के बीच में फ़र्क है, और हम ऐसी नौकरी करें, ऐसी चीज़ को परसू करें जिसे हमें आगे चल के भी करके आराम मिले और हम उसमें अपनी जीविका अर्जित कर सके, फिर वो हमारा करियर बन जाता है। ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति ये कैसे तय करेगा कि आप करियर कैसे बनाओगे? आप के कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे मम्मी पापा ये कह रहे हैं, मेरी फ्रेंड जो है वो साइंस ले रही है तो मैं भी लूँगी। नहीं, हर व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट अलग है। तो जब आप अपना करियर बनाओगे तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि अपने इंटरेस्ट को ज़रूर देखना है आपको। तो अब हम इन 3 टर्म्स के बारे में फिर से देख लेते हैं। एक तरह का रिविजन हो गया, कार्य, जीविका और आजीविका। तो कार्य क्या था? जिस नियत परिणामों की गतिविधियों का एक समूह। जब हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता है, हमें ये पता है हम ये काम क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो जो कार्य हम तब करते हैं, जो भी गतिविधि करते हैं, वो है कार्य। फिर भी ये आवश्यक नहीं है कि हर कार्य जो है वो वेतन के लिए ही करें। इसमें उद्यम वृत्ति, परामर्श, स्वेच्छावृत्ति, अनुबंध, समाज कल्याण के लिए जो काम है, ये सारे काम जो हैं ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं किए जाते। तो पहला तो हो गया हमारा कार्य, ये थी हमारी कार्य की डेफिनेशन जो यहाँ पर है। ओके। अब हम आते हैं जीविका। जीविका का अर्थ है साधन और व्यवसाय तथा जिसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है। देखो, ज़रूरतों के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। मतलब आगे बढ़ने के लिए हम खुद जिस काम में हमें इंटरेस्ट है हम उसको करते हैं। इसमें व्यवसाय और जीविका के मार्ग तथा जीवन शैली से संबंधित कार्यों की रूपरेखा है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उसे कर रहे हो। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं और वो अपने हिसाब से अपना करियर बना सकता है। तो जीविका एक जीवन प्रबंध संकल्पना भी है, जिसमें आप अपने जीवन को आगे के लिए प्लान करते हो, आपके लिए जो अच्छा लगता है, और ये लगातार विकसित होता रहता है। आज आपको कुछ अच्छा लग रहा है, हो सकता है कल कोई नया कोर्स आ जाए, आपको लगे हाँ ये तो और भी अच्छा है और मैं इसे भी कर लेती हूँ, ये और अच्छा रहेगा। तो इसमें प्रबंधक भूमिकाएं हैं, इसमें वैतनिक भी हो सकता है, पैसे भी मिल सकते हैं, और ये भी हो सकता है आपको पैसे ना मिले फिर भी आप उस काम को करके सीखना चाहते हो ताकि आपकी अपनी लाइफ अच्छी हो। कई बार ऐसा होता है आप नौकरी भी करते हो लेकिन आपका मन करता है मैं केक बनाना सीख लूँ, चॉकलेट बनाना सीख लूँ। हो सकता है कल को ये भी आपका करियर बन जाए, आपको नए नए शौक पैदा हो जाए। तो ये जो है परिवर्तित भी होता रहता है। जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ेगी, क्षमताएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे हम अपनी जीविका को भी बदल सकते हैं। फिर वेबस्टर शब्दकोश में ये एक हमारी डिक्शनरी है, इसमें जीविका को कैसे कहा है? विशेष रूप से, क्या लिखा है इसमें? विशेष रूप से, अगले पेज पे आते हैं हम, सार्वजनिक, व्यावसायिक अथवा व्यापारिक जीवन से जुड़े निरंतर प्रगतिशील क्षेत्र एवं व्यवसाय से रिलेटेड कार्य हैं। मतलब जो पब्लिक से रिलेटेड कार्य हैं, आपके बिजनेस से, व्यापार से जुड़े, ये सब हैं। लेकिन ये सब काम क्यों हो रहे हैं? अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब श्रम अथवा कर्तव्य जो व्यक्ति के द्वारा उसकी आजीविका के चयन के लिए किया जाता है वो होता है आजीविका। तो जीविका और आजीविका समझ आ गया। जब जो कोई व्यक्ति जो कुछ भी चुनता है, व्यापक रूप से वह शरीर और मनोवृत्ति दोनों के पोषण और दोनों को लाभान्वित करना चाहिए। अब हम एक स्टोरी सुनते हैं जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये जो स्टोरी है इसमें यहाँ पर 3 लोग हैं। ठीक है। एक ये हो गया, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। तीनों लोग इस स्टोरी में एक ही काम कर रहे हैं। मैं अभी ऊपर बढ़ाऊंगी। सारे जो है पत्थर तोड़ रहे हैं। ये पत्थर है, सब इसे पत्थर को तोड़ रहे हैं। इसके पास अपना पत्थर है। अब हमने इन तीनों से पूछा भैया तुम पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? तो ये जो पहला वाला व्यक्ति है ये कह रहा है मेरे को कहा पत्थर तोड़ दो, मैं तोड़ रहा हूँ, मेरा काम है पत्थर तोड़ने का, मैं तोड़ रहा हूँ। दूसरे से पूछा भाई तुम क्यों पत्थर तोड़ रहे हो? तो वो ये कहता है कि मैं पत्थर इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि हर पत्थर तोड़ने का मुझे पैसा मिलता है और उस पैसे से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपने घर की ज़रूरतें पूरी करूंगा, मैं इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। जब तीसरे से पूछा उसने कहा मैं पत्थर इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मूर्ति बनानी है। तो
ये जो व्यक्ति है, ये जैसी इसे मूर्ति बनानी है उस हिसाब से पत्थर तोड़ रहा है। ये जो दूसरा और पहला था, ये अपने मन से पत्थर नहीं तोड़ रहे। दूसरा ये जो है मूर्ति, अगर इसे छोटी मूर्ति बनानी है पत्थर का छोटा टुकड़ा करेगा, बड़ी मूर्ति बनानी है बड़ा टुकड़ा करेगा। तो ये व्यक्ति जब भी हथौड़ा चलाएगा, ये वाला तीसरा वाला, तब वो अपनी मूर्ति को ध्यान में रखते हुए चलाएगा कि उसे फाइनल मूर्ति क्या बनानी है, ना कि ये सोचकर कि किसी ने मुझसे कहा है मूर्ति बनाने को। ठीक है, तो अब आप पॉज करके ये वाली स्टोरी पढ़ लो और इसमें यही दिया हुआ है। तो इस केस में जो हमने 3 व्यक्ति पढ़े थे, उसमें जो पहला वाला व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ कार्य कर रहा था। जो दूसरा व्यक्ति था, जो अपने घर के लिए कर रहा था, वो सिर्फ आजीविका कमा रहा था। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था, जो मूर्ति के लिए पत्थर तोड़ रहा था, उसका हर पत्थर इसलिए टूट रहा था क्योंकि उसे पता था मैं कौन सी मूर्ति बनाऊंगा। उसके लिए वो करियर था, वो जीविका थी। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में फर्क आपको क्लियर हो जाता है। तो जब हम कार्य करते हैं तो एक नौकरी और जीविका के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जीविका के रूप में कार्य कर सकते हैं, और हम मनपसंद कार्य भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, जब हम नौकरी और जीविका के रूप में कार्य करते हैं तो एक इच्छित परिणाम उपलब्ध करवाता है, और इसमें परिवार की सहायता के लिए नौकरी करना ज़रूरी होता है, और इससे संतोष जो है वो आय के रूप में अर्जित होता है। जब जीविका के रूप में हम अगर कार्य करते हैं तो इसमें निरंतर उन्नत होते हैं, व्यावसायिक रूप से उच्च पद पर पहुँचते हैं, और वेतन और दायित्व के भी हम ध्यान रखते हैं। और इसको करने से हर व्यक्ति के भविष्य में लाभ होता है, वो अपनी नौकरी में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्हें इसके साथ साथ संतुष्टि भी प्रदान होती है। और जीविका के रूप में अगर मनपसंद कार्य मिल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। उसको इससे प्रेरणा भी मिलती है और उसके उद्देश्य की पूर्ति भी होती है। तो यहाँ तक था कार्य, जीविका और आजीविका। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको, अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसे रीड कर लो, वरना आपके पास जो भी बुक है उसे रीड करो। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिए, आप इनको भी कर सकते हो, और नोट्स ज़रूर बना लेना ये कि वो कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे कार्य को समझा जा सकता है। हमने अलग अलग तरीके करे थे कार्य को समझने के। नौकरी और जीविका में भेद कीजिए, नौकरी और जीविका में भेद करो। नौकरी क्या है, जब हम अपनी आजीविका के लिए कार्य करते हैं, हम किसी और के कहने पे कार्य करते हैं। जीविका क्या है, जब हम अपनी स्वयं की इच्छा से कार्य करते हैं, आगे जो हमारा फ्यूचर है उसको देख के कार्य करते हैं, हम प्लान करते हैं। अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है, जब हम समाज की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं, जिससे औरों को भी फायदा मिले, उसे हम कहते हैं अर्थपूर्ण कार्य। तो यहाँ तक हमने ये लेसन कंप्लीट, ये फर्स्ट पार्ट जो इसका कंप्लीट कर लिया। कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि है कार्य, आराम और मनोरंजन। तो कल की क्लास में मिलते हैं। हो सके तो अगला वाला, अगर आपके पास बुक हो, कोई सी भी बुक हो, तो इसको रीड करके ज़रूर आना। तो कल मिलते हैं। गुड डे।